पिछले एक साल में 200 से अधिक बैठकें, 50 से अधिक शहर, G20 की अध्यक्षता और भारत ने पेश किया सामने रखा एक ऐसा दिन जब पूरी दुनिया भारत मंडपम को देख रही है, भारत के प्रधानमंत्री को देख रही है, ग्लोबल साउथ की एक बड़ी आवाज बनते भारत को देख रही है और भारत में हो रहे इस आयोजन को देख रही है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, सबसे पहले देश और G20 समिट से जुड़ी हुई हर जानकारी इंडिया न्यूज आप तक पल पल का अपडेट के साथ पहुंचा रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरों पर जाते हैं और मोदी के जयकारे दिखते हैं, विदेशी सरजमीन पर भारतीयों का उत्साह देखने लायक होता है। ठीक वैसा ही उत्साह, या फिर मैं कहूं से कहीं ज्यादा दोना ये जो उत्साह है वो भारतीयों में बना हुआ है G20 समिट को लेकर। जहां एक तरफ भारत सरकार की तैयारी है तो वहीं आम लोगों में बड़ी उत्सुकता है समिट को लेकर। एक एक तस्वीर लोग देखना चाहते हैं और एक एक तस्वीर बड़ी खास भी है। यहाँ विदेशी मेहमानों के जो आने का सिलसिला है वो करीब 9:30 बजे से शुरू हुआ और विदेशी मेहमान जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे हाथ बढ़ाकर उनसे हैंडशेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं, उनका स्वागत करते हैं। जो बॉडी लैंग्वेज है वो देखकर मालूम होता है प्रधानमंत्री की उत्सुकता भी बहुत ज्यादा है और तैयारियां भारत सरकार की पूरी तरह से कंप्लीट करी गई है, कहीं कोई भी कमी नहीं है। और इसीलिए वो कॉन्फिडेंस दिख रहा है। बॉडी लैंग्वेज का कॉन्फिडेंस एकदम अलग है, वो तो बात स्पष्ट साबित होती है। प्रधानमंत्री एक बेहतरीन ओरेटर माने जाते हैं, एक बेहतरीन वक्ता माने जाते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री ऐसे बड़े आयोजनों का हिस्सा बनते हैं, उनके आसपास की जो सजावट होती है, साज सज्जा होती है, वो भी बहुत ज्यादा ध्यान देने लायक होती है। खास तौर पर कोणार्क के सूर्य मंदिर का वो चक्र चुना गया है जहां पर आकर वो विदेशी मेहमानों से हैंडशेक कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और आप कहीं भी देख लीजिए राजीव, चाहे आप दिल्ली की सड़कों पर देख लीजिए, चाहे बैनर, होर्डिंग, पोस्टर्स जो लगे हुए हैं G20 से जुड़े हुए वो देख लीजिए, भारत मंडपम के अंदर जहां मिनी इंडिया की तस्वीर आपको दिखती है, जहां पर डिजिटल इंडिया की तस्वीर आपको दिखती है, वहां भारतीय संस्कृति की झलक आपको जरूर दिखेगी। ऐतिहासिक धरोहर की पहचान वहां पर आपको दिखेगी। और अब ये किसी भी लैंग्वेज में देखा जा सकता है क्योंकि अलग अलग देशों के मेहमान पहुंच रहे हैं, वो अपनी लैंग्वेज में अपनी सहूलियत के हिसाब से भारत के इतिहास को समझ सकते हैं, भारत के लोकतांत्रिक अधिकार को समझ सकते हैं। 140 करोड़ भारतीय किस अधिकार के साथ भारत में शान से जी रहे हैं उसे करीब से समझ सकते हैं। एक एक मेहमान जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कार्यक्रम अब आगे की तरफ बढ़ता हुआ और अभी पहला ही सेशन वन अर्थ के नाम से होना है और जो उद्घाटन भाषण है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। यानी कि जो ऊर्जा हम सुबह करीब 9 बजे से देख रहे हैं वो आज भाषण में भी नजर आएगी और भाषण से बड़ी बातें भी निकलकर सामने आएंगी। चीन सवाल उठा सकता है वसुधैव कुटुंबकम को लेकर, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम से मतलब ही यही निकलते हैं। ये जो वसुधा है ये कुटुंब की तरह है, ये पूरी धरती हमारे एक परिवार की तरह है। ये सोच भारत में प्राचीन इतिहास से चली आ रही है, लेकिन चीन दूर हो सकता है, भारत उसी पर भावना पर काम करते हुए सभी मेहमानों का स्वागत कर रहा है। मनोहर केसरी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनोहर, अब ये तैयारी, अब ये ऐसा लग रहा है कि हम उस जगह पर आ गए हैं जिसे कहा जा सकता है भव्य शुरुआत की। बहुत सारे मेहमान पहुंच चुके हैं, उम्मीद है कि बहुत जल्द जो बेटे भी यहां पर पहुंच जाएंगे। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस प्रकार से लगातार 9:20 से तमाम राष्ट्राध्यक्षों का आना शुरू है, जो आप दिखा रहे हैं, वहीं यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में भी है। देखिए, लगातार मेहमानों का यहाँ पर आना शुरू हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक करके तमाम राष्ट्राध्यक्षों को देखिए किस तरह से स्वागत कर रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं और साथ साथ गले मिला करके एक दूसरे को पीठ थपा करके आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम कुछ देर पहले इटली के प्रधानमंत्री को मैंने देखा, जापान के प्रधानमंत्री को देखा। ये आप देखिए, एक राष्ट्राध्यक्ष एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं, ग्रीट करते हैं और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें आगे की ओर करते हैं, क्योंकि इसके बाद वो लेवल 2 पे जाएंगे। उससे पहले एक मुलाकात होगी और लेवल 2 में जाने के बाद गैदर होंगे। ये आप देखिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए अब आप ये आगे की ओर बढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जाएंगे, क्योंकि कल भी ऋषि सुनक अपने विवाह राय के बारे में जाना जाते हैं। बात लेकर खींच रहा है कि ऋषि सुनक अपनी तरफ से पहले नमस्कार यानी कि नमस्ते करते हैं क्या? अश्विनी चौबे ने कल नमस्ते के साथ जय सिया राम कह के उनका स्वागत करा। ऋषि सुनक खुद भी नमस्कार किया है दूर से ही और ऋषि सुनक आगे बढ़ते हुए फिर से दोबारा नमस्ते। और आप भी ज्योतिष हो गई हैं, आपने पहले से माप लिया था किस तरीके से वो अपने को रखने वाले। ऋषि सुनक का ये अंदाज है राजीव, वो खुद को प्राउड हिंदू बताते हैं। वो खुद जय सिया राम से अपने भाषण की शुरुआत करते हैं, प्राउड हिंदू बताते हैं और ये बताते हैं
हैं कि कैसे जल्दबाजी में यहाँ पर आना हुआ है, जन्माष्टमी ठीक से मना नहीं पाए और यहाँ जब भारत के दौरे पर रहेंगे तो एक कोशिश उनकी होगी कि वो मंदिर जरूर जाएं, मंदिर में दर्शन जरूर करें। प्रधानमंत्री ने भी चिर परिचित अंदाज में वैसे ही जैसे हक करते हैं पीठ पे हाथ मारा। और देखिए अब खास बात हो रही है, मुझे यकीन है कि ये बातचीत हिंदी में हो रही होगी। बिल्कुल सही कहा आपने, ये हिंदी में हो रही हो और ये बाकी मेहमानों से मुझे लग रहा है थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी हो रहा है। हालांकि और मेहमान आने हैं, इसीलिए ऋषि सुनक आगे बढ़े हुए दामाद भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह से अश्विनी चौबे ने कल उनका स्वागत भी किया था। ये कहा था कि भाई हमारी बेटी हैं अक्षता और हमारे दामाद यहाँ पर आए हैं, ब्रिटेन पीएम है, वो तो एक अलग ओहदा है ही, जिसमें G20 समिट में हिस्सा ले भी रहे हैं। और आज बड़ी बात ये द्विपक्षीय वार्ता भी होनी है ऋषि सुनक और पीएम के बीच में। और इस वक्त मेहमानों का लगातार स्वागत कर रहे हैं ये मेहमान। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं नाम नहीं इनका अभी बता पा रहा, लेकिन लड़खड़ाए और जैसे ही लड़खड़ाए प्रधानमंत्री आगे बढ़े अपनी जगह से और उन्होंने तुरंत हाथ पकड़कर उन्हें संभाला। तो प्रधानमंत्री एक एक करके स्वागत कर रहे हैं तो विश्व में ये तस्वीरें जा रही हैं। ये तस्वीरें इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है रचना कि भारत, जिसे पश्चिम के देशों ने बहुत सालों तक केवल एक दायरे में कैद करके रखा, वो भारत आज 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। वो भारत आज कोरोना के दौर में देशों को वैक्सीन सप्लाई करने वाला देश है, अपनी वैक्सीन बनने वाला देश है। वो भारत आज लीड करता हुआ दिख रहा है। वो भारत इस भारत मंडप की तस्वीर के साथ सामने आ रहा है, जहां पर अंदाजा लगाया जाता था कि इस तरह के आयोजन टेंट में हो जाएंगे, लेकिन स्टेट ऑफ द आर्ट भारत मंडपम और वहां पर दुनिया के बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष। हम तो टीवी स्क्रीन के माध्यम से राजीव देख रहे हैं। जरा सोचिए कि मनोहर केसरी, महिमा कटारिया जो कि करीब से इन तस्वीरों को देख रहे हैं, मीडिया के लिए बाकायदा स्पेशल पास वहां पर अलॉट किए गए हैं, जिसमें कि QR कोड है, यानी कि भारत मंडपम में एंट्री से लेकर अंदर आप जिस चीज़ के बारे में जानना चाहेंगे वो पूरी तरह से डिजिटल इंडिया को दर्शाती है। और यही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है, और एक सपना जो G20 समिट को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। एक एक मेहमान का स्वागत। और कल जब 3 देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई है तो आज 4 देशों पर निगाहें रहेंगी, जिसमें ब्रिटेन, जिसमें हमने ऋषि सुनक को अभी देखा भी किस अंदाज में मिले। पॉजिटिवली ये बातचीत आगे बढ़ेगी। ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और इटली, ये 4 देश हैं जिनके साथ द्विपक्षीय बातचीत होनी है। मेजर जनरल रिटायर्ड PK सहगल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोढ़ी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद तेजावत जी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार इस वक्त जुड़ गए हैं। यामिनी अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गई हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री के तौर पर। मनीष गुप्ता जी वरिष्ठ अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल रिटायर्ड संजीत सिरोही अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार जुड़ गए हैं। एक बड़ा पैनल है इंडिया न्यूज पर इस वक्त जो हम तक के जानकारियां पहुंचा रहा है, और साथ ही रचना हमारे साथी भी जुड़े हुए हैं। रचना, अच्छा, पहला सवाल मैं यामिनी आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि जो 4 देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता आज होनी है, क्या कुछ उम्मीद लगाई जाए? कल तो बहुत पॉजिटिवली ये द्विपक्षीय वार्ता हुई है और जो बाइडेन का जो अंदाज दिखा वो उसकी चर्चा चारों तरफ है, लेकिन आज ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और इटली पर निगाहें। जो वार्ता होनी है उसका पहले ही एक एजेंडा G20 की प्रेसिडेंसी में कहा गया है, जिसमें वासुदेवम कुटुंबम की बात की गई है। कोशिश यही की जाएगी क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, डिफेंस को लेकर के, और ख़ास तौर पर जो सोर्सेज हैं सस्टेनेबल लाइफ के, उनके ऊपर ज़्यादातर बातचीत हो और कोशिश की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए, और जो एक जो मोटिव है वन वर्ल्ड, वन अर्थ, वन फैमिली का, उसे आगे प्रोग्रेस किया जाए। भारत ने अपनी तरफ से एक मानवीय सर्वेश में जो है जिस तरीके से इंक्लूसिव डेवलपमेंट लाया है, चाहे वो कोविड के दौरान हो, चाहे वो आगे अपने किसी भी कदम को बढ़ाने में हो, और साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया है डिजिटलाइजेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचे। उसी के ऊपर एक बहुत कोऑपरेशन रहेगी ज़्यादातर इकोनॉमीज की, और भारत को एक बेहतरीन फास्ट मूविंग इकोनॉमी की तरह जो दर्जा दिया जा रहा है, और उसके तहत जो कोऑपरेशन बायलैटरल टॉक से होंगी ट्रेड के फायदे में दोनों इकोनॉमीज पे, वो इम्पोर्टेंट होंगी। वीजा रेगुलेशंस पे भी बातचीत हो सकती है,
खास तौर पे क्योंकि इंडियन डायस्पोरा आज सिर्फ एक देश नहीं सभी देशों में अपने मुकाम पे खड़ा है और बहुत बढ़िया तरीके से उनके देशों में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। यहाँ जी यामिनी, यहाँ G20 के सभी देशों में तो बात होगी और कई मुद्दों पर बात होगी। भारत भी 1 to 1 हर देश के साथ बात करेगा, तो भारत के पास एक बड़ा बेहतरीन मौका है। लेकिन मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल इस वक्त सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल पीके सहगल साहब, मेरा आपसे सवाल चीन को लेकर है। इस वक्त चीन ने एन मौके पर उनके राष्ट्रपति शी जिनपिंग यहां आने से इनकार कर दिया। इससे पहले चीन ने ठीक इस आयोजन के पहले एक नया मैप जारी कर दिया, उसको लेकर विवाद को हवा दे दी। हालांकि उन्होंने अपने प्रीमियर को भेजा है, ली कियांग को भेजा है यहां पर, लेकिन चीन कितने निशाने साध रहा है शी जिनपिंग को यहां ना भेजकर, और चीन कितना असहज है भारत आने को लेकर। देखो, चीन साफ तौर पे जानता है कि हिंदुस्तान इस समय बहुत बड़े पैमाने पर उभर रहा है। हिंदुस्तान की इमेज जो है वो बड़े पैमाने पर उभर रही है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का स्टेचर और क्रेडिबिलिटी जो है आसमान को छू रहा है। हिंदुस्तान में साफ तौर पे ग्लोबल साउथ का लीडर उभर के आ रहा है। जो ग्लोबल साउथ में तकरीबन 125 देश हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान विश्व मित्र और विश्व गुरु के तरफ उड़ रहा है। कि चीन को ये सारी चीजें चुभती हैं, इसी को निगाह में रखते हुए रंग में भंग डालने की कोशिश कर रहे हैं। चीन के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट साफ तौर पर जानते हैं कि अगर वो इस मीटिंग में आते तो कम्प्लीटली आइसोलेटेड होते। सारे के सारे देश जो हैं उनके जो चीन ने मैप इशू किया है उसके विरुद्ध है। जापान ने उसकी आलोचना की है, वियतनाम ने आलोचना की है, मलेशिया ने, फिलीपींस ने, इंडोनेशिया ने, ताइवान ने, हिंदुस्तान ने। दूसरा, जहाँ तक यूक्रेन का ताल्लुक है, यूक्रेन को लेकर 18 देश जो हैं बहुत बड़े पैमाने पर उसको कंडेम करेंगे और चीन वंस अगेन आइसोलेटेड होगा। फिर चीन ने बहुत बड़े पैमाने पर टेंशन खुद क्रिएट की हुई है ताइवान को लेकर, एक्सपेंशनिज्म को लेकर, इंडो पैसिफिक को लेकर, इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी को लेकर। चीन कहता है कि सारा का सारा जो इंडो पैसिफिक है, साउथ चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी है, वो उसका है। उसके ऊपर की वायु जो है उसकी है, तो पानी उसका है, और जो लोग वहाँ से जाएंगे उसको बढ़ा दे। ये तमाम दुनिया के जो नियम है उनके विरुद्ध है। जो उनके सिक्योरिटी काउंसिल में एग्रीमेंट हुआ उसके विरुद्ध है। जो 1982 की लॉ ऑफ द सीज ट्रीटी है उसके विरुद्ध है। उसमें चीन खुद सिग्नेटरी था। तो चीन इन तमाम चीज़ों को निगाह में रखते हुए उसने अवॉइड किया यहाँ आने के लिए, क्योंकि उसको साफ तौर पर नजर आ रहा है कि चीन के प्रधानमंत्री जो प्रेसिडेंट है वो कम्प्लीटली आइसोलेटेड होते और वो किसी प्रकार की उनकी कोई प्रशंसा नहीं होती। मेरे मुताबिक ना इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि अगर चीन के प्रेसिडेंट आए होते तो प्रोटोकॉल के मुताबिक उनको रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दी जाती। और हिंदुस्तान के कुछ लोग, खास करके अपोजिशन, कंडेम करती हिंदुस्तान को कि वो आपका एनिमी नंबर 1 है। उसके बावजूद आप उसको रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दे रहे हो, जो आपको ये लाजमी था। दूसरा, उनकी बड़ी ज़बरदस्त कोशिश होती कि आपकी जो जॉइंट रेजोल्यूशन है वो किसी प्रकार से जो जॉइंट कम्युनिकेशन है उसमें किसी प्रकार की सहमति ना हो। वो कोशिश तो उनकी अभी भी जारी होगी, लेकिन उसमें सहमति हो या नहीं हो, ये जो G20 मीट है हिंदुस्तान के लिए बहुत ही बड़ा सक्सेस, मेरे मुताबिक सक्सेसफुल हुआ है। हिंदुस्तान के लिहाज से पल बड़ा है। भारत सरकार और साथ में खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो सपना है वो पूरा होता हुआ काफी हद तक नजर आता है। JS सोढी सबका मैं रुक करूंगी और उनसे मैं समझूंगी G20 समिट के बाद हिंदुस्तान में क्या बदल जाएगा, या फिर वैश्विक स्तर पर हिंदुस्तान की छवि किस तरीके से बदली हुई नजर आएगी। JS सोढी साहब से मैं जानूंगी, लेकिन उससे पहले संजीत जी, ये सवाल मैं आपके पास लेकर आना चाहूंगी। 10 सितंबर यानी कि कल के बाद हिंदुस्तान को कैसे देखा जाएगा? हिंदुस्तान और साथ ही साथ मोदी सरकार के बहुत से सपने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं आत्मनिर्भर भारत बने, युवाओं के लिए बेहतर मौके मिले, साथ ही साथ GDP जिस अंदाज में बढ़ी है नंबर 3 पर बहुत जल्द हम आ जाएं, साथ ही जो रक्षा सौदे हैं उनमें बेहतरी हिंदुस्तान की नजर आए, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मजबूत छवि है वो और ज्यादा मजबूती के साथ अपनी छाप छोड़े। ये सब कुछ G20 समिट से हिंदुस्तान में बदलता हुआ एहसास होगा। बिल्कुल रत्ना जी, बिल्कुल एब्सोल्युटली ऐसा ही होगा। और जो मोदी जी ने सपना देखा और जो हम सब के साथ मिलकर मोदी जी ने हमको एक विजन दिया है, पूरे भारतवर्ष को 140 करोड़ लोगों को एक विजन दिया है, और वो विजन हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम कर रहा है। और क्योंकि हमारा देश एक यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, जहाँ पे हमारे युवा बहुत ज़्यादा हैं, और अगले 10-20 साल तक ये हमारे लिए बहुत सुनहरा मौका है।
और जिस तरीके से हम आत्मनिर्भर कर रहे हैं और अपने अंदर जो है मेक इन इंडिया, लोकल ग्लोबल, ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, ये एक उसी की तार से ये जुड़ा हुआ है। और मैं ये कहता हूँ कि इस G20 की प्रेसिडेंसी के बाद भारत का जो है लोगों का नज़रिया है भारत के प्रति, वो टोटली चेंज हो जाएगा। इट इज़ ए टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री, कि आज के बाद भारत को वो देखा जाएगा जो आज से पहले कभी नहीं देखा गया। और आने वाले जो वर्ष हैं 5-10 साल, उसमें आप देखेंगे कि भारतवर्ष कितनी तरक्की करता है और दुनिया की नज़र में हर देश भारत के साथ अपना नाता बना के रखेगा। हमारी लीडरशिप जो है उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ी है। हमारा जब लीडर बोलता है तो दुनिया सुनती है, और दुनिया का हर लीडर हमारे साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है। और इसके साथ मैं ये कहूँगा कि भारत के लिए एक ये बहुत सुनहरा मौका था और आने वाला समय भी बहुत सुनहरा होगा। हालांकि मेरा सवाल ये थोड़ा सा अलग होगा अरविंद तेजावत जी आपसे। जिस अंदाज में अभी पिछले कुछ दिन में सनातन को लेकर अलग तरह की बहस देश में छिड़ी हुई है, या फिर ये कहिए विवादित बयान जिस तरीके से सामने आया है, उसके बाद ऋषि सुनक का यहाँ पहुंचना, प्राउड हिंदू खुद को बताना, मंदिर जाने की इच्छा जाहिर करना, ये बताना कि रक्षाबंधन तो मना लिया लेकिन जन्माष्टमी उस अंदाज में मैं मना नहीं पाया जिसे मैं मिस कर रहा हूँ, और अब मैं मंदिर जाने की कोशिश भारत दौरे पर करूंगा। ब्रिटेन के पीएम होने के नाते ये बयान देना, हालांकि मूल रूप से भारतीय हैं वो, और ऐसे में ये बड़ा मैसेज हिंदुस्तान के लोगों पर और उन लोगों पर कैसे जाएगा जो सनातन को लेकर उल्टी सी बातें करते हैं। ऋषि सुनक साहब के बारे में पहले तो हमें यह भ्रम दूर कर लेना चाहिए कि वह भारतीय है। ऋषि सुनक साहब भारतीय मूल के हैं और वो ब्रिटेन के हितों को आगे बढ़ाना बहुत अच्छे से जानते हैं, और उन्हें मालूम है कि जब एक सांस्कृतिक गौरव से परिपूर्ण सरकार के राष्ट्राध्यक्ष को यह संदेश जाएगा कि ऋषि सुनक साहब हिंदुइज्म को बहुत पसंद करते हैं और जो कि वास्तविकता भी है, तो इसका कहीं ना कहीं जो संदेश है वह बहुत ही पॉजिटिव जाने वाला है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दूसरा यह है कि जो भारतीयता है उसका किसी से भी कोई विरोध नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म जो है वो एक हेमेटिक रिलीजन है। तो ऐसे हामी या हेमेटिक रिलीजन्स के बारे में ये है कि वो बहुत ही डेमोक्रेटिक रिलीजन होता है, क्योंकि यहाँ पे न तो कोई एक देवता होते हैं, ना कोई एक पवित्र धर्म ग्रंथ होता है, ना कोई एक पवित्र धर्म स्थल होता है। तो यहाँ पे बहस और विचारों की आज़ादी और स्वतंत्रता की काफ़ी वो खुलापन होता है। इसलिए अगर वो कह रहे हैं या उस दरअसल हिंदुइज्म एक तरीके की सांस्कृतिक विरासत है और उसी को सुनक साहब ने रेखांकित किया है। और मैं अपनी बात इस चीज़ के साथ समाप्त करना चाहूँगा कि ऋषि सुनक साहब एक बहुत अच्छे मैनेजमेंट या प्रबंधक रहे हैं, तो वो जानते हैं, और उन्होंने एक कहा है कि जो भारत को यह अध्यक्षता मिली है वह एक बहुत ही सही समय पर मिली है। ठीक इसी प्रकार से एक अच्छे अर्थशास्त्री भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भी यही बात बोली है कि दरअसल भारत की ये जो अध्यक्षता है वह बहुत ही सही समय में मिली है। भारत इसका बेहतरीन उपयोग करेगा और आगे देखिए कि भारत का जो भविष्य है वह बहुत ही सुरक्षित नेतृत्व के हाथों में है और बहुत ही सुंदर होने वाला है। बढ़ते और बेहतर भारत के लिए ये सारी बात हो रही है। बढ़ते और बेहतर भारत के लिए एक बड़ा ये संकेत है G20 का आयोजन यहाँ। लेकिन हमारी लगातार ये चर्चा जारी है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। जब ब्रेक के बाद वापस लौट के आएंगे तो अपने खास मेहमानों से जानने की जरूर कोशिश करेंगे कि क्या इस चर्चा के दौर में भी चीन की तरफ से कोई अड़ंगा प्रस्ताव पर कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं। क्या यूक्रेन युद्ध जैसे सब्जेक्ट के ऊपर इस पूरे आयोजन में कोई खटास दिख सकती है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सीधी तस्वीरें भारत मंडपम से इस वक्त तस्वीरें हैं। भारत मंडपम में सभी राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष और जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति, जी हां, पोटस अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस वक्त तस्वीरों में चश्मा उतारा और उस रेड कारपेट पर चलते हुए भगवान नटराज की मूर्ति के सामने से निकले। और अब वो मुलाकात होगी जो तस्वीरें अक्सर सामने आती रहती हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर के उस चक्र के ठीक सामने खड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अब मिलने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आए हैं। 3 दिनों का भारत का उनका प्रवास है और इस वक्त उन देशों के झंडे के सामने से गुजर रहे हैं। अब इसके बाद सैल्यूट, हाथ ऊपर करके उन्होंने एक तरीके से विश करने की कोशिश की प्रधानमंत्री को। जैसे ही पहली झलक देखी, प्रधानमंत्री भी आगे बढ़े, अपना हाथ उन्होंने आगे बढ़ाया प्रधानमंत्री ने
और अब प्रधानमंत्री मिलने जा रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं जो तस्वीरें इस वक्त पूरी दुनिया के कैमरा पर्सन, फोटोग्राफर्स अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते होंगे। द्विपक्षीय वार्ता हो चुकी है दोनों देशों के बीच में, बड़े समझौते हुए हैं दोनों देशों के बीच में, और अब प्रधानमंत्री देखिए समझा रहे हैं कि उनके बैकड्रॉप में जो तस्वीर है वो क्या है। जो हमारे अभी मेहमान अरविंद जी बता रहे थे कि ये तस्वीरें पूरे विश्व में देखी जाएंगी और लोग पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये है क्या जिसको ठीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे दिखाया गया है। तो उससे एक कल्चर, एक टूरिज्म का भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट खुलेगा। और प्रधानमंत्री ने जो बाइडेन को आगे की तरफ विश करते हुए आगे की तरफ जाने दिया। ये तस्वीरें लाइव आ रही थी, समझाया उन्हें हम कहाँ हैं, यानी वो सब कुछ जानना चाहते हैं। केवल भगवान नटराज की मूर्ति सबसे विशालकाय मूर्ति के रूप में भारत मंडपम के सामने स्वागत ही नहीं कर रही है, अंदर भी बहुत कुछ ऐसा है जो भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जो भारत के एक एक कल्चर, भारत के अलग अलग हिस्से, अलग अलग प्रांतों से जुड़ा हुआ है। रचना, वो तस्वीर जिसका इंतजार हम सभी कर रहे थे वो तस्वीर देखिए। और राजीव, मुझे ऐसा लगता है कि ऋषि सुनक से जो 2 पल ज्यादा बात की, उससे थोड़ा सा ज्यादा जो बाइडेन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है। और इस तस्वीर का इंतजार हम सभी कर रहे थे, जिस तरह से और जिस अंदाज में, चूंकि हमें तो बहुत माइन्यूटली इन तस्वीरों को देखना होता है, अपने दर्शकों तक पहुंचाना होता है। कल जब द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी राजीव, मैं देख रही थी कि कौन ज्यादा आगे बढ़कर पहल करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन साथ में थे। ऐसे में जो बाइडेन आगे बढ़ते हैं और कंधे पर हाथ लाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जो कि उनका अंदाज भी है। और ये अंदाज हमने इससे पहले भी अलग अलग मंच पर, अलग अलग मौकों पर जो बाइडेन का देखा है, जिसमें घनिष्ठता दोनों के रिश्तों में दिखती है। और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हैं और जो बाइडेन से मिलते हैं। ये तस्वीर दुनिया देख रही होगी, सिर्फ हम नहीं, सिर्फ आप नहीं, बल्कि दुनिया इन तस्वीरों को देख रही होगी। और निगाहें इन तस्वीरों पर ज़्यादा इसलिए भी हैं क्योंकि अमेरिका और भारत के रिश्ते पिछले कुछ साल में और ज़्यादा मजबूत हुए हैं। और अलग अलग मौक़ों पर अमेरिका ने ये जता दिया है, बता दिया है कि वो हिंदुस्तान के साथ किस अंदाज में खड़ा हुआ है। संजीव जी, कुछ कहना चाहेंगे तस्वीरों पर आप? अच्छा, अरविंद तेजावत जी, इन तस्वीरों का इंतजार तो हम सभी को था। फाइनली वो तस्वीरें हमने देखी और आपकी आंखों ने क्या कैप्चर किया? बिल्कुल रचना जी, यह बहुत ही ऐतिहासिक तस्वीरें हैं और ये इतिहास का हिस्सा बनने वाली है। हम जो प्रधानमंत्री संग्रहालय में यहाँ पर देखते हैं कि जो भारत के पुराने प्रधानमंत्री किस प्रकार से गुट निरपेक्ष आंदोलन की मीटिंग्स को अटेंड कर रहे हैं, ठीक वैसे ही यह बहुत ही महान ऐतिहासिक। आपको रोकना चाहूंगा, अपनी बात जारी रख सकते हैं। सऊदी अरब के प्रिंस भी जो 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं, वो भी तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं। और सऊदी अरब के प्रिंस से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़दीकियां हैं, वो किसी मायने में जिस तरीके से जो बाइडेन के साथ हैं, जिस तरीके से पुतिन के साथ हैं, इनसे कहीं कम नहीं है। क्योंकि सऊदी अरब पश्चिम एशिया का एक बड़ा प्रभावी देश है और सऊदी अरब की नीतियां भी बहुत प्रभाव डालती है। देखिए, दोनों ने हाथ मिलाया, गले मिले, एक तरीके से स्वागत किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के प्रिंस का। राजीव साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और दरअसल चीन जो है उसने ईरान में अपनी उपस्थिति बढ़ाई है और खासकर खाड़ी देशों में हम जानते हैं कि सऊदी अरब और ईरान के मध्य एक विशेष प्रकार की प्रतिद्वंदिता रही है। दोनों की सांस्कृतिक विरासत में भी थोड़ा सा फर्क है, एक तरफ शिया है, दूसरी तरफ सुन्नी है। तो भारत ने दोनों ही देशों के मध्य एक वो साझा तरीके से वो संतुलन बनाकर आगे। आपको याद होगा वो 2000 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की यात्रा पर गए थे और तब तक इजराइल और सऊदी अरब के बीच में संबंध आज के जैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1-to-1 इतना बेहतर था कि एक्सेस दिया गया था प्रधानमंत्री के एयरक्राफ्ट को और प्रधानमंत्री सीधे तेल अवीव की तरफ निकले थे। यह बात तो माननी पड़ेगी राजीव साहब कि दरअसल जो इंडियन जो गवर्नमेंट है और जो इंडियन जो विदेश नीति है वह बहुत ही एग्रेसिव दिखाई दे रही है पिछले कुछ वर्षों से 2014 के बाद में। तो वह एग्रेशन तो दिखाई दे रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और भारत के मन में एक सपने या जो यहाँ की जनता को एक जो सपने देखने की आदत डाली है,
मुझे लगता है कि जो पिछली सरकार रही है उसकी यह एक उपलब्धि माना जाना चाहिए। तो भारत बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहा है। भारत अगर चाहता तो ईरान को एक आमंत्रित राष्ट्र के तरह यहाँ ट्रीट कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि चीन से उसकी नज़दीकियों का पनिशमेंट मिल रहा है। ठीक वैसे ही भारत ने बांग्लादेश को तो आमंत्रित किया पर पाकिस्तान को आमंत्रित नहीं किया। तो पाकिस्तान को यह ज़रूर लग रहा होगा कि देखो अगर हम भारत के मित्र होते तो हमें भी वह पाकिस्तान के पास भी ले देकर गिने चुने ही मुद्दे होते हैं। अरविंद जी, आप भी इस बात को समझ रहे हैं। दुनिया का कोई भी मंच क्यों ना हो, उसके पास एक ही मुद्दा होता है, कंस्ट्रक्टिव तो कुछ होता नहीं। बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, पाकिस्तान का जिक्र कर दिया है तो फिर पाकिस्तान के दिल में क्या चल रहा होगा, दिमाग में क्या चल रहा होगा, वो भी बता दीजिए। बिल्कुल, पाकिस्तान बहुत ही वो एहसास कमतरी से भरा हुआ है और उसको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होगा कि देखिए कहाँ भारत चंद्रयान भेज रहा है या G20 की अध्यक्षता कर रहा है। तो एक जो खास तरीके की जो उर्दू में कहते हैं कि एहसास कमतरी जो है या इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है उससे ग्रसित होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। हालांकि आज़ादी के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है। 14 अगस्त को वो आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त को हमें मिली थी। जे सोढ़ी साहब भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड कर्नल जे सोढ़ी साहब। जे सोढ़ी साहब, ये तस्वीरें जो आप दिखाई पड़ रही हैं, जे सोढ़ी साहब फिलहाल हमारे साथ नहीं है, लेकिन यामिनी हमारे साथ, यामिनी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। यामिनी जी, ये मुलाकात जो होती है, ये मुलाकात तो G20 का आयोजन को लेकर हो रही है, लेकिन इस मुलाकात में जो जेस्चर्स होते हैं, जो हाव भाव होते हैं, जो आपकी भाव भंगिमाएं होती हैं, आप किस तरीके से खुद को प्रेजेंट करते हैं, कांपते हुए हाथ और मजबूत हाथ, इसमें फर्क पता चलता है। भारत का यहाँ पर जो तस्वीर निकल रही है, वे इस तस्वीर के जरिए विश्व में क्या असर डालने जा रही है? जी देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, क्योंकि जब भी हम मिलते हैं या हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वो एक दर्शाता है कि हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं या हम अपने आप को कितना समक्ष समझते हैं दूसरे के प्रति। और जब भी कोई ऑफिशियल, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर एक देश के दूसरे देश से मिले, उनके बीच में क्या वार्तालाप रहती है और वो किस प्रकार से एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए अग्रसर हैं, ये सभी बातें उनकी एक बॉडी लैंग्वेज से पता चलती है। और इस बात से भी पता चलती है कि भारत किस तरह से अग्रसर एक G20 की प्रेसिडेंसी में सभी देशों को अपने साथ मिला करके, सभी ऑर्गेनाइजेशंस जो बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे डिजास्टर रेजिलिएंट हो, चाहे आपकी सोलर अलायंस हो, चाहे UN की हो, और बहुत सभी ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत सारे और देशों को निमंत्रित करते हुए, बांग्लादेश से लेकर के UAE को निमंत्रित करते हुए दर्शाता है कि वो किस तरह एक वर्ल्ड इकोनॉमी को अपना ही एक फैमिली समझता है और उसे अग्रसर आकर के बढ़ावा देना चाहता है। उसके इम्पोर्टेंट कंसर्न्स और चैलेंजेस को लेकर के, खास तौर पर क्लाइमेट चेंज है, कंटिन्यूअस ट्रेड है, चाहे ग्लोबलाइजेशन हो या डी ग्लोबलाइजेशन हो, या किसी भी इकोनॉमी के स्पेसिफिक वीज़ा इश्यूज को लेकर के हो, या डिफेंस इश्यूज को लेकर के हो, या हाल ही में जो जियोपॉलिटिकल रिस्क क्रिएट हुआ है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट हुआ है उसको लेकर के हो, या फिर जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है यूक्रेन और रशिया वॉर की वजह से, उसको लेकर के हो। इन सभी पर अग्रसर होकर के बात करने को तैयार है और एक नए तरीके से सोचने को तैयार है और देशों को एकजुट करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, और जो असर रहेगा हिंदुस्तान पर और जो बाकी देशों में मैसेज आएगा वो यामिनी जी ने बेहतर समझा दिया। सहगल साहब, जिस तरीके से G20 समिट रखा गया है, इसको लेकर सवाल जहन में अलग अलग तरीके से उठ रहे हैं। देखिए, अब चाहे बात करने का मसला हो या फिर अपना पक्ष रखने का मसला हो, अपना स्टैंड लेने का मसला हो, भारत किसी भी तरह पीछे हटता नहीं है। चाहे वो रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध की स्थिति रहे, उसमें 10 तरीके से अपनी बात रखता है। साथ ही रक्षा सौदों में पूरा फोकस डिफेंस पर रहता है और देशों से रिश्ते कैसे मधुर करने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहतर तरीके से जानते हैं और ये विदेश नीति में समझ आता भी है। और इसका नतीजा ये है कि बाकी देश उस विदेश नीति की तारीफ करते भी हैं। G20 समिट किस लिहाज से हिंदुस्तान की तस्वीर और फिर तकदीर बदलने वाला है? इसे किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि ये जो G20 समिट है,
इसके माध्यम से हिंदुस्तान का स्ट्रक्चर, हिंदुस्तान की इमेज, हिंदुस्तान का रवैया जो है दुनिया को जाएगा। हिंदुस्तान ने साफ तौर पर दर्शा दिया दुनिया को कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारी फॉरेन पॉलिसी मेड इन इंडिया है, अपने हितों के अनुसार, ना कि किसी और देश के हितों के अनुसार। एक समय था जब हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जबरदस्त प्रेशर आना जाता था चाइना की तरफ से, रशिया की तरफ से या अमेरिका की तरफ से। लेकिन हिंदुस्तान जो है बहुत आसानी से इन तमाम प्रेशर्स को विथस्टैंड कर रहा है और वही कार्य करता है जो हिंदुस्तान और केवल हिंदुस्तान के हित में है। जहाँ तक डिफेंस का ताल्लुक है, हिंदुस्तान ने साफ तौर पर कह दिया कि हम ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के माध्यम से तमाम चीज़ें जो हमारे देश को जरूरत है डिफेंस के बारे में, वो हिंदुस्तान में बनाना चाहते हैं। मेक फॉर इंडिया एंड मेक फॉर वर्ल्ड। और हम चाहते हैं कि एक बड़े एक्सपोर्टर के रूप में भी उभरे। इस समय हिंदुस्तान 84 कंट्रीज को डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा है, जबकि 5-6 साल पहले हम केवल डिफेंस इम्पोर्ट करते थे, कोई एक्सपोर्ट करते ही नहीं थे। बड़े पैमाने पर हमने कई प्रकार के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डील साइन किए हैं, कई प्रकार के मॉडर्नाइजेशन के फैसले लिए और मजबूर किया है उन तमाम देशों को, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो अमेरिका हो, तो हिंदुस्तान को जो भी सामान बेच रहा है उसके साथ साथ वो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी करे ताकि हम उसके अंदर उसको और इम्प्रूव कर सकें और दूसरे देशों को भी बेच सकें। हम किसी भी क्या कहते हैं उनकी शर्तों के लिए मंजूर नहीं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जो हम अगर बनाएंगे या प्रमोट बनाएंगे, हिंदुस्तान इज लिबर्टी टू उसको फर्दर इम्प्रूव कर सके और उसको जिस देश को बेचना चाहे बेच सके विदाउट कंसल्टिंग रशिया। इसी माफिक कल हम G414 इंजन जो हिंदुस्तान में बनेगा, चाहे उसको F1 अपने में इस्तेमाल करें या उसके आगे वाले इस्तेमाल करें या हिंदुस्तान दूसरे देशों को सप्लाई करें, हम अमेरिका की शर्तों को मंजूर नहीं करेंगे। ये बड़ा क्रिस्टल क्लियर कह दिया गया है। सिमिलरली जो हम फ्रांस से कुछ हम ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ले रहे हैं जो बहुत अहम है। हमारा जो फ्यूचरिस्टिक मीडियम रेट का हवाई जहाज बनने जा रहा है, ट्विन इंजन है, उसके अंदर जो इंजन लगाया जाएगा इट इज फार सुपीरियर देन G414। उसकी 100% ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की बातचीत हो रही है और फ्रांस उसको एक्सेप्ट कर लिया है। इसी माफिक हम अमेरिका से कह रहे हैं कि हमने G414 इंजन के लिए जो डील साइन की थी 3 महीने पहले, उसमें कहा गया था कि 80% ट्रांसफर टेक्नोलॉजी होगी। हम चाहते हैं कि 100% ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। फिर हमने जो प्रेडेटर ड्रोन्स के लिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट किया है, इशू कर दिया है 31 के लिए, उसमें कहा गया था कि पिछले समझौते के मुताबिक 16% ट्रांसफर टेक्नोलॉजी होगी। हिंदुस्तान अभी कह रहा है कि ट्रांसफर टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जाए ताकि उसकी मेंटेनेंस और सब्सिक्वेंट सस्टेनेंस जो है हिंदुस्तान खुद कर सके। सहगल साहब, आयोजन भले ही G20 का ही क्यों ना हो, लेकिन ये पहली बार है जब जो बाइडेन भारत आए हैं। ये पहली बार है जब जो बाइडेन इतने दिनों के लिए किसी देश में रुक रहे हैं। द्विपक्षीय वार्ताएं भी हैं और बहुत कुछ ऐसा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध परिभाषित होंगे। चीन और रूस के मुद्दे को भी अगर खुलकर नहीं रखा जा सका तो भी उसका जिक्र तो आना, ऐसा नहीं लगता वो आएगा नहीं, वो भी आएगा। लेकिन मैं कर्नल संजीत सिरोही साहब मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कर्नल सिरोही, आपको नहीं लगता कि ये तमाम चीजें जिन्होंने G20 के इस आयोजन से पहले परेशानी सामने रखी कि ऐन मौके पर पुतिन ने आने से इनकार किया, शी जिनपिंग ने अपने को पीछे खींच लिया, हालांकि वो कई निशाने साध रहे हैं, भारत को कमतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना मैप जारी कर रहे हैं, लेकिन इस सबसे हटकर भारत का अंतर्राष्ट्रीय कद अब आगे बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है? राजीव जी, बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर बिल्कुल बढ़ रहा है और चीन के प्रेसिडेंट के ना आने से और रशिया के प्रेसिडेंट के आने से कोई फर्क नहीं। माफी के साथ आपको रोक रही हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हार्दिक संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी इंजर्ड लोग शीघ्र स्वस्थ हो। इस कठिन समय में पूरा विश्व समुदाय मोरक्को के साथ है और हम उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए तैयार हैं। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित हैं,
यहां से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर लगभग 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है। इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में लिखा है, हेवम लोकसा हित मुखेति अथ इयम नातिसु हेवम, अर्थात मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। 2500 साल पहले भारत की भूमि ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था। आइए इस संदेश को याद कर इस G20 समिट का हम आरंभ करें। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब वर्षों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। फ्रेंड्स, भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। करोड़ों भारतीय इससे जुड़े। देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा अधिक बैठकें हुई। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्यवाही शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं।
एक्सेलेंसी, इसके साथ ही मैं मीडिया के साथियों से भी विनम्र आग्रह करूंगा कि वे अब हमें समय दें और इस सभागृह से बाहर जाने का कष्ट करें। भारत मंडपम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ, उद्घाटन भाषण के साथ समिट की ऑफिशियल शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण की शुरुआत में ही मोरक्को का जिक्र किया। सुबह ये खबर सामने आई, 300 ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। भीषण वहां अर्थक्वेक महसूस किया गया है। भूकंप के चलते कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर तरीके से वैश्विक स्तर पर मदद की जाएगी। साथ ही जो सबसे बड़ी बात है, अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर लिया है, G20 की स्थायी सदस्यता दे दी है। और ये अपने में इतना बड़ा कदम है क्योंकि G20 में अफ्रीकन यूनियन का आना यानी अफ्रीका के छोटे छोटे कंट्री जो देश हैं उनको भी प्रतिनिधित्व मिलेगा और G20 के विकास के साथ वो भी एक नए दौर में प्रवेश कर सकेंगे। अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता देने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण को खत्म किया और ये बताया कि कैसे G20 की स्थायी सदस्यता अफ्रीकन यूनियन को मिली है। संजीव जी कुछ कहना चाहेंगे इस कदम पर आप? कि आप दर्शकों ने भी देखा होगा कि मोदी जी ने किस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ इस चीज को ऐलान किया है कि जो है अफ्रीकन यूनियन अब G20 का हिस्सा है और ये बहुत ही हिस्टोरिक क्षण है। और अफ्रीका को एक संदेश भी दिया क्योंकि प्रधान विदेश मंत्री एस जयशंकर बाकायदा प्रतिनिधि को लेने उनकी सीट तक गए, वहां से लाए, प्रधानमंत्री ने गले लगाया। ये तस्वीरें बहुत कुछ बोल रही हैं कि कितना प्रयास भारत कर रहा है। भारत ने वही, ये भारत का ही प्रयास है कि जो अफ्रीकन यूनियन को इसका हिस्सा बनाया। और मेरा ख्याल है ये चाइना के लिए भी एक तरह का जो है झटका लगा होगा क्योंकि अभी तक जो चाइना अपने पैसे से अफ्रीकन कंट्रीज में जाके लोगों को जो ऑयल वेल खरीद लिए, बाकी किया और उसके बाद फिर उनके ऊपर दबाव देना शुरू किया। ये चाइना के लिए बहुत ही नाजुक समय है और चाइना के लिए मेरे को लगता है कि ये बहुत बड़ी हार भी है कि अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया। भारत अपने स्टैंड के लिए जाना जाता है और वो जो मजबूत शख्सियत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, वही कॉन्फिडेंस अभी इस बात का ऐलान करते हुए नजर आया भी कि कैसे अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता मिली है और क्या कुछ इसका असर होगा। इस कॉन्फिडेंस को आप कैसे देखते हैं अरविंद जी? रचना साहिबा, इस बात को थोड़ा डिटेल में समझना होगा। दरअसल इससे पहले हमें एक ग्लोबल साउथ की अवधारणा को समझना होगा जिसमें मुख्यतः 4 क्षेत्र सम्मिलित हैं, भारत, चीन, अफ्रीका और ब्राज़ील। तो ये मिलके ग्लोबल साउथ बनाते हैं। अब उसके नेतृत्व की बात आ रही है, इसमें चीन और भारत में होड़ा-होड़ी है। ऐसे में अफ्रीका को भारत ने एक तरीके से अपने खेमे में आने का आमंत्रण दे दिया है और उसके बदले में चीन का रिएक्शन क्या है? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। चीन का अखबार लिख रहा है कि दरअसल बातचीत तो हमने शुरू की थी, भारत ने सदस्यता दे दी तो क्या कौन सी बड़ी बात हो गई। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही है। पर कुल मिला के यहाँ कूटनीति के धरातल पर हमने एक बहुत बड़ी विजय पाली और आप जानती हैं ये आगे आने वाले वर्षों तक एक बहुत ही ऐतिहासिक तस्वीर बनकर रहेगी। और ये जो क्षण है यह अब एक इतिहास का हिस्सा बन चुका है जिसे भुलाना और जिसको हम इंडियन डिप्लोमेसी की विजय के रूप में याद करेंगे। इंडियन डिप्लोमेसी की विजय के रूप में हम याद रखेंगे। लेकिन अभी जो स्थिति है कि ये चर्चा का शुभारंभ हो चुका है भारत मंडपम में। कल तक ये सारी चीज़ें चलेंगी और उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें लिखी जाएंगी। जो मुद्दे यहाँ पर सामने आएंगे, सिरोही साहब,
वो मुद्दे वैश्विक तौर पर बहुत प्रभावी मुद्दे होंगे। अगर सुरक्षा संबंधित मुद्दे हों तो उनको अलग किया जा सकता है, लेकिन आजकल सुरक्षा आर्थिक समृद्धि से भी आंकी जाती है। आर्थिक समृद्धि इस G20 से जुड़े हुए देशों में अब कितने फोल्ड बढ़ने वाली है? देखिए, आपने बिल्कुल राजीव बिल्कुल सही बात कही है कि आजकल मिलिट्री पावर से ज़्यादा इकोनॉमिक पावर है। आर्थिक जो देश आर्थिक उसमें समर्थ है उस देश के साथ सारे लगना चाहते हैं, और यही वजह है कि इस G20 समिट से जो आर्थिक व्यवस्था है, अब अफ्रीका यूनियन के आने से और भारत का अफ्रीका में एंट्री करने से भारत का भी और अफ्रीकन कंट्रीज़ का भी बहुत बड़ा इसमें जो है फ़ायदा होने वाला है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने जो है नाइजीरिया को प्लेज किया है कि हम $14 बिलियन का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये जो $14 बिलियन है, इसमें से पेट्रोकेमिकल्स का और इसमें स्टील के ऊपर जो हम जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसी तरीके से अफ्रीका यूनियन में बहुत सारा जो है मिनरल्स हैं जिसको हम इस्तेमाल करके आगे जो तरक्की कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये सब चीज़ें जो हो रही हैं ये ना कि भारत के लिए लेकिन तमाम देशों के लिए, और ख़ास तौर पर जैसे अभी अरविंद जी ने बताया कि जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ में ये होड़ लगी हुई थी चाइना और इंडिया के बीच में कि कौन इसको लीड देता है। अफ्रीका यूनियन में हमने अफ्रीका यूनियन को ला के G20 समिट में हम उनसे आगे निकल गए। अभी जो है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज भी हैं जहां उनको भी हमको आगे लेके आना है। बिल्कुल। और अभी तक हम सुनते आए थे जो बीजेपी का नारा रहता था, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, और अब जब G20 में स्लोगन दिया गया है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये कदम उसी तरीके से देखें जैसे राजीव ने भी कहा कि अफ्रीका के छोटे छोटे देशों को प्रतिनिधित्व मिल रहा है, यानी कि सबको साथ लेकर आगे चलना है, विकास के मार्ग पर कहीं नहीं रुकना है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, लौट रहे हैं फौरन।